आज हम ईवीएस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और जो कि परीक्षा में स्कोरिंग करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिस टॉपिक का नाम है जानवर। और इस जानवर को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब लिखा है कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। क्वेश्चन ये हुआ कि जानवरों के खाल पर, मतलब जानवरों की चमड़ा पर, जानवरों के चमड़ा पर जो डिजाइन बना हुआ होता है वो डिजाइन किनके कारण से होता है? तो बालों के कारण से डिजाइन दिखता है। अब किसी किसी बकरी को देखते होगे कि कहीं पर काला तो कहीं पर उजला। किसी किसी बिल्ली को देखते होगे कहीं कहीं भूरा तो कहीं कहीं उजला। किसी किसी कुत्ते को देखते होगे पूरा काला, है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये काला दिखता है किसके कारण से? बालों के कारण से। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ ये पूछेगा कि जानवरों की खाल, क्वेश्चन ये पूछेगा कि जानवरों के खाल पर जो डिजाइन होते हैं वो किस कारण से दिखते हैं? तो बालों के कारण से। बात समझ में आ गया होगा। अब चलो आगे है, दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं। दिन में जो जागने वाले जानवर होते हैं वो जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। ठीक है, दिन में जगने वाले जानवर होते हैं वो, तो यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, फिलहाल इसको हम लोग छोड़ करके चलेंगे। दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं, ऐसा मुझे थोड़ा डाउट है, इसलिए इस चीज को अभी हम लोग छोड़ करके चलेंगे। अगला जो लाइन है उस पर चलेंगे। लिखा है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काले देखते हैं। ये बिल्कुल सही है कि रात में जो भी जागने वाले जानवर, उल्लू, कुत्ता, चमगादड़ जो भी होते हैं, वह उसे मतलब कोई भी चीज सफेद और काला ही दो ही रंग में दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि सफेद और काला, काला और सफेद, बात बराबर है। तो रात में जागने वाला जानवर वो केवल दो ही रंग में देखते हैं किसी भी चीज को, सफेद और काली में। फिर चलिए आगे। आगे है, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। मतलब बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। मतलब जैसे छिपकली को आप ठंडे के महीना में बिल्कुल ही नहीं देखते हैं। कहने का मतलब यहाँ गहरी नींद का मतलब ये होता है कि वह जो है ना, मतलब नींद में सोया नहीं रहता है। यहाँ एक मुहावरा टाइप पर है कि वो जो है किसी खास मौसम में छिपकली जो है कुछ दिन के लिए गायब हो जाते हैं, है कि नहीं। जैसे कि ठंडे के मौसम की बात करें तो छिपकली में ये आदत होता है कि वह ठंडे समय में वह गायब हो जाता है, वो दिखता नहीं है। अब चलिए अगला टॉपिक, अगला लाइन है कि कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने पर कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। सही बात है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो तूफान आने से पहले ही, भूकंप आने से पहले ही बोलने लगते हैं वो, है ना। और लिखा है कि जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। कहने का मतलब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो तूफान या भूकंप आने के पूर्व ही उसे आभास होने लगता है, उसे महसूस होने लगता है, और जिस कारण से वहां के अगल बगल के लोग यह जान जाते हैं कि शायद कुछ गड़बड़ सरबर होने वाला और सतर्क हो जाता है, क्लियर है, और सतर्क हो जाता है। अब चलिए, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। तो जानवरों में भी देखने की होती है, जैसे अगर मान के चलो बिल्ली को यदि चूहा मिल जाए तो चूहा को देखते ही उस पर टूट पड़ता है, इसका मतलब देखने की क्षमता उसमें है। इसी तरह से जानवरों में देखने की भी और सुनने के भी हो। अगर शेर की दहाड़ हिरन को लग जाए तो हिरन 9 2 11 हो जाता है। यानी कि शेर मतलब जानवर में देखने की भी शक्ति होती है और सुनने की भी शक्ति होती है। जैसे शेर का दहाड़ अगर सुन जाए आवाज सुनते ही भाग जाता है, तो लंक लग जाएगा ना, मतलब भाग जाएगा ना। और इसके याद करा कि महसूस करने की भी शक्ति होती है, यानी कि वह किसी चीज के फीलिंग को समझ सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मौसम खराब होने से पहले ही उसे पता चल जाता है,
भूकंप आने से पहले ही पता चल जाता है, यानी कि उसको महसूस हो जाता है। इसलिए याद रखेंगे कि जानवरों में देखने की, सुनने की और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा भी है। तो हम क्या बताएं कि जानवरों में देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की पूरी भाषाएं भी होती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं सभी भाषाओं को समझते हैं और उनकी एक भाषा भी होती है। ठीक है, चलो अगला लाइन है, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं, मतलब ऐसे जानवर है ना, तो जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और वो शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ठीक है, पीछे क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिन जानवरों के बाहरी कान दिखते हैं। अब ये लोग सांप की बात करते हैं। सांप को हम कान देखते हैं? नहीं देखते हैं। अच्छा, वही मुर्गी को हम लोग देखते हैं? नहीं देखते हैं। ठीक है, कुत्ता को देखते हैं? कुत्ता को बाहरी कान देखते हैं और शरीर पर बाल भी देखते हैं। तो जिन जानवरों में बाहरी कान दिखे और शरीर पर बाल दिखे वे बच्चे देते हैं। वो क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। तो एक बात बताओ कि ये जो अभी एक और वो मछली था ब्लू व्हेल, अरे व्हेल ग्रुप में आ गया ना ब्लू व्हेल, तो व्हेल मछली जो है, इसका मतलब है उसके बाहरी कान दिखते होंगे, उसके शरीर पर बाल भी होगा। तब क्या? वैसे इसको देखना और कमेंट्स करके बताना कि क्या सही में व्हेल मछली के शरीर पर बाल है और क्या उनको हकीकत में कान भी है, या आप कमेंट्स करके आप लोग बताना। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं एक बार जानवर के बारे में। हमने क्या बताया एक बार फिर से समझेंगे कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर बाल हो और उनके बाहरी कान दिखते हो, तो वे जानवर बच्चे देते हैं। तो बताओ कि चूहा बच्चे देते हैं? कैसे? चूहा को कान भी दिखता है और बाल भी दिखता है, इसका 100% तय है कि वो बच्चे देते हो। चमगादड़ के बारे में बताओ। चमगादड़ के कान बाहर होते हैं, सही बात है, छोटा सा कान आता है उसका, और वो स्तनधारी भी है। इसका मतलब बच्चे भी देते हैं। जो बच्चे देते वो स्तनधारी भी हो। हाँ, बात समझ में आ रहा है? अब चलो, बच्चे देंगे तो दूध पिलाएगा ना, है? चलो, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। अब देखो, जिसको कान, बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होता है तो वे अंडे देते हैं। अब मुर्गी के पंख को बाल मत समझ लेना। मुर्गी का जो पंख होता है, उसके ऊपर का जो सतह होता है, उसको पंख हम लोग कहते हैं, बाल नहीं कह देना। ठीक है ना, इसलिए मुर्गी अंडा देती है। तो मुर्गी को न कान दिखता है और ना ही शरीर पर बाल है। वही बात करें अगर मोर की, तो मोर भी वही उसी ग्रुप में आ गया। ठीक है, बत्तख की बात करें, बत्तख भी उसी ग्रुप में आ गया। मतलब इन लोगों को बाहरी कान दिखता भी नहीं है और न शरीर पर बाल है, और वही वजह है कि ये लोग अंडा देती है। बात समझ गए? तो हम जानवर के बारे में एक बार पुनः सारे जानवरों पर हम रिपीटेशन करेंगे। तो हम क्या बताए थे कि जानवरों का जो, फटाफट बताना ये क्वेश्चन, कि जानवरों के शरीर पर जो डिजाइन दिखता रहता है, बालों का जो रंग दिखता है ना, वो जो डिजाइन दिखता रहता है वो किसके कारण से? बालों के रंग के कारण से। अब बता दो कि रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वह किसी भी चीज को किस रंग में देखता है? हर चीज को काला और सफेद में ही देखते हैं। जी बिल्कुल सही। चाहे वस्तु कोई भी उनके सामने नजर आए, चाहे ऑरेंज कलर हो, येलो कलर हो, या ग्रीन हो, ब्राउन हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको दो ही कलर नजर आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुत से जानवर हैं जो किसी खास मौसम में लंबी और गहरी नींद में चले जाते हैं। छिपकली। तो उसका उदाहरण क्या था? छिपकली था, जो ठंडे के दिनों में बिल्कुल ही नजर नहीं आते हैं। नहीं, और गर्मी के दिनों में एक चीज गौर करना, जब हम कुछ समय पहले की बात है, जब डिबिया या लालटेन पर पड़ते थे और वहां पर जो कीड़ा उड़ता था,
तो छिपकली वहां पर दौड़ करके आता था उस कीड़ा को खाने के लिए। याद आया? तो ये किस टाइम में? गर्मी के टाइम में, यानी कि गर्मी के टाइम में छिपकली रहता है, लेकिन ठंडे के टाइम में वो बहुत गहरी नींद में सो जाता है, मतलब वो बहुत दूर चला जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है, मान लो कि वो सो ही जाता है कहीं पर जाकर के। ठीक है, तो ये था तुम्हें छिपकली के बारे में। अब कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो कोई घटना होने से पहले, मतलब कोई प्राकृतिक घटना होने से पहले उसे पता चल जाता है, मतलब महसूस हो जाता है उसे, और जिसके कारण से उसे, मतलब जिसके कारण से उसके अंदर विभिन्न तरह के हरकतें भी देखे जाते हैं, और उसका यह अच्छा परिणाम होता है कि उनके अगल बगल के जो व्यक्ति होते हैं वह इस बात की जानकारी ले लेते हैं, मतलब समझ जाते हैं कि जरूर कोई घटना होने वाला है, और वो बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं, मतलब सतर्क हो जाते हैं। एक बार फिर कुछ बचे हुए पॉइंट पर निगाह डालते हुए हम चलेंगे। तो लिखा है कि कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने पर कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, और जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। और इसके बाद फिर आगे है कि जानवरों में देखने की, सुनने की और महसूस करने की भी क्षमता होती है, और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कई जानवर की तो पूरी भाषाएं भी होती है। ठीक है ना, कई जानवर की तो पूरी भाषाएं भी होती है। अब चलो, जिन जानवरों के बाहरी कान दिखे या उसके शरीर पर बाल दिखे तो वो जानवर अंडे नहीं देते हैं, वो बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के सर पर न बाल हो, ना उसको बाहरी कान दिखे, तो वो जानवर ओनली फॉर एग देते हैं, मतलब कि अंडे देते हैं। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब हम लोग अगले लाइन पर चलेंगे। अब चलिए, अभी तक में हम लोग उस जानवर की बात किए जो कुछ जानवर दिन में कुछ ही रंग को देखते हैं, कुछ रात में कुछ ही रंग को देखते हैं, है ना। कुछ जानवर महसूस भी कर लेते हैं, कुछ जानवर की अपनी भाषाएं भी होती हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं स्तनधारियों के बारे में। ठीक है, और ये पहले आप ये बता दीजिए कि स्तनधारी का अंग्रेजी क्या होता है? मैमेल। क्या होता है? मैमेल होता है। तो स्तनधारियों की क्या विशेषताएं हैं? स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना। अभी जस्ट चर्चा किए थे कि स्तनधारी जो भी जीव होते हैं उनके शरीर पर बाल जरूर होता है, बाल और कान। बाल और कान, बिल्कुल। शरीर पर बाल का पाया जाना, और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां होना। अस्थि का मतलब होता है हड्डी। 3 अस्थियां होना, मेलियन, इनकस और स्टेपस। कौन कौन सी अस्थि है, जरा इसको याद रखेंगे। देखो, कान में जो मिला हुआ रहता है एक दूसरे से, तो इसलिए मिला हुआ रहता है ना, तो इसलिए मेलियन। क्या है? मेलियन। और इसके बाद है इनकस। मिलियन के बाद क्या है? मेलियन के बाद इनकस। और अगला है स्टेपस। क्या नाम है? स्टेपस। स्टेपस तो याद है, सबसे छोटा। हाँ, स्टेपिस ही कान की हड्डी होती है ना, इसलिए सबसे छोटी हड्डी उसको माना जाता है। स्टेपिस उसको बोलते हैं, स्टेपस ही बोल सकते हैं। तो कौन कौन सी हड्डी है एक बार बताएंगे फिर से? मेलियन है, इनकस है और स्टेपस। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे स्तनधारी के बारे में। लिखा है कि स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल पाया जाना, और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां, मेलियन, इनकस और स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। कहने का मतलब यह है कि स्तनधारियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके शरीर पर बाल भी होते हैं, और उसके बाहरी कान भी पाए जाते हैं, और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि उसके कान के मध्य में, कहां पर? कान के मध्य में, मतलब कान के बीच में 3 तरह के हड्डी भी पाए जाते हैं, 3 तरह के अस्थि पाए जाते हैं, जैसे कि मेलियन, जैसे कि इनकस, जैसे कि स्टेपस। क्या सब बोले हैं? मेलियन है, इनकस है और स्टेपस है। बिना देखे बताओ। मेलियन है, इनकस है और स्टेपस। इनकस तो स्टेपस, ये भी, ये तो आसानी से याद रख सकते हैं हम लोग। तो ये था स्तनधारी की विशेषताएं। तो स्तनधारी की विशेषताएं क्या बताए हैं, बताओ। स्तनधारी जो होते हैं उनके कान बाहर होते हैं, उनके शरीर पर बच्चे होते हैं, शरीर पर बच्चे होते हैं, मतलब बाल होते हैं, और इनके कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां होती है, जो एनिमल्स होती है, इनकस, मेलियन, इनकस और स्टेपस होता है। सही है। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट्स पर।
यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ देते हैं, प्रजाति का मतलब एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ग्रुप, ठीक है, जैसे एक ग्रुप के लोग मतलब एक प्रजाति के लोग। तो यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ देते हैं तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। जितने भी स्तनधारी वर्ग के जंतु हैं वो सभी क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वह अंडे देते हैं। मतलब कि अक्सर जो जंतु है, अक्सर जो जानवर है वह बच्चे ही देते हैं। कुछ एक जानवर ही ऐसे हैं जो अंडे देते हैं और जिनके पास न बाल होता है शरीर पर, न बाहरी कान होता है और न ही वो बच्चे को दूध पिला सकते हैं, मतलब ना स्तन होता है उसको। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। तो मैक्सिमम देखने को क्या मिलता है? स्तनधारी या बिना स्तनधारी? स्तनधारी और शरीर पर बाल वाले, शरीर पर कान वाले, और जहां पर कान होगा उसके मध्य भाग में तीन प्रकार की अस्थि होगा। कौन कौन सा? जल्दी बता दो एक बार। मेलियन। हम बार बार तोड़ के इसलिए बोलते हैं धीरे से कि तुमको समझ में आए। मेलियन, इनकस और स्टेपस। क्लियर है? तो देखो, अब यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ देते हैं तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। ठीक है, और जिन जानवरों में यह कान नहीं पाए जाते हैं, तो वो क्या देते हैं? वे अंडे देते हैं। समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। जहां कठिनाई लगे आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। और हम जानते हैं कि आप लोगों को इस लंबे वीडियो को देख करके बहुत ही बोरिंग महसूस हो रहा होगा, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे कभी वीडियो को छोड़ नहीं सकते हैं बीच में। क्या पता ऐसा कौन सा वर्ड, ऐसा कौन सा वाक्य हमारे मुंह से निकल जाए जो आपके एग्जाम में आ जाए। और यदि आप अभी कंसंट्रेट होकर के नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज वीडियो के अंत तक कंसंट्रेट पावर को बनाए रखें, पैसेंस रखें और वीडियो को देखते रहें। अब आगे हम बात करते हैं। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। क्या बोल रहे हैं? कि जानवरों के जो कान के आकार है, किताब पर मत देखो, जानवरों के कान के आकार, ये जो कान का आकार है और सुनने की शक्ति है उसमें बहुत ही गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान जितने बड़े होते हैं उनको सुनने की क्षमता अधिक होती है। यानी कि हाथी का कान बड़ा होता है, इसका मतलब है कि उसको सुनने की क्षमता भी अधिक होगी। तो आप सोच लो कि तुम्हारा कान भी बड़ा है और चूहा का कान छोटा है, इसका मतलब है कि जिसका कान जितना छोटा होगा उतना कम सुनेगा। तो एक बार फिर से बात करते हैं हम लोग जानवरों के कान के बारे में। तो क्या लिखा है कि जानवरों के कान के आकार, जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं, फिर लिखा हुआ है जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनकी सुनने की क्षमता अधिक होती है। बात समझ में आ गया? तो ये था जानवरों के कान और सुनने की शक्ति के बारे में। बात समझ में आ गया? तो बता दो कि ये जो चमगादड़ है उसको सुनने की शक्ति कम होगा, अधिक है कि कम है? कम है, क्योंकि इसका कान, देखो कान के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सही बात है कि कम है। लेकिन एक चीज और कहता है साइंस कि कुछ जंतु ऐसे हैं जो प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, जैसे कि कुत्ता, जैसे कि चमगादड़, ये बहुत कम ध्वनि को भी सुन लेता है। अब यहाँ पर क्या डिफरेंट है आप लोग भी जरा कमेंट्स में लिखेंगे, मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक तरफ साइंस कहता है कि ये प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, मतलब बहुत ही कम ध्वनि को भी सुन सकता है, और एक तरफ यहाँ बता रहा है कि जिनके कान बड़े होते हैं वो ज्यादा सुनते हैं, जिनके कान छोटे होते हैं वो कम सुनते हैं। तो इसलिए आप लोग भी जरा इस पर सर्च करेंगे। अब चलो, हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज ज्यादा साफ सुनाई देती है। क्या लिखा है कि हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज ज्यादा साफ सुनाई देता है। और इसी कारण से तुम देखोगे कि जो बहरे लोग होते हैं वो अक्सर ऐसे आगे में आकर के बोलता है, नहीं की कहलिए ऐसे करके नहीं बोलता है कान को पीछे में से। इसका मतलब है कि हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज
ज्यादा साफ सुनाई पड़ता है। बात समझ में आ गया ना? यहाँ पर हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज ज्यादा सुनाई देती है। क्लियर हो गया? चलो अब हम बात कर रहे हैं अगले पॉइंट पर, और अगला जो पॉइंट है वो है जानवरों के शिकार। जानवरों का शिकार, ठीक है, यानी कि एनिमल हंटिंग इसको कह सकते हैं। हंटिंग मतलब शिकार होता है। क्या होता है? शिकार। देखो हाथों को उसके दांतों, क्या लिखा है कि हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। सही बात है। पीछे के क्लास में ही हम लोग ये चीज पढ़े थे नहीं कि कस्तूरी मृग को, कस्तूरी हिरण को सेंट के लिए मारता है, नहीं पढ़े थे? सांप को खाल के लिए पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाथी को दांत के लिए, ठीक है, और गेंडे को सींग के लिए। तो एक बार फिर से हम इसको विस्तारित रूप से पढ़ेंगे कि हाथी को किसके लिए मार दिया जाता है? शिकार कर लिया जाता है तो दांत के लिए। गेंडे को किसके लिए? सींग के लिए। शेर और मगरमच्छ को, शेर, मगरमच्छ और सांप को, तीनों को। मगरमच्छ में पढ़े थे ना कि बताए थे ना ट्रिक कि मगरमच्छ का एकदम चमड़ा एकदम मोटा होता है, इसलिए मगरमच्छ और सांप को भी किसके लिए? खाल के लिए। खाल मतलब छाल भी कर सकते हैं, खाल के लिए मार दिया जाता है, मतलब शिकार कर लिया जाता है। तो हाथी को किसके लिए? जल्दी बताओ। दांत के लिए। गैंडे को एक सींग के लिए। सींग के लिए। गैंडे को सींग के लिए। अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं हॉर्न। उसको क्या कहते हैं? हॉर्न मतलब सींग होता है। क्या होता है? हॉर्न मतलब सींग होता है। ठीक है, अब चलो ये बता दो कि गेंडे को सींग के लिए, इसको कैसे याद रखोगे? वैसे भी गेंडा के एक सींग ही होता है ना। हाँ, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है एक जगह, ठीक है। एक ये कुछ ऐसा ही है, मतलब कोई ऐसा जगह है जो एक सींग के गेंडे के लिए। तो याद कर लो कि गेंडा को सींग के लिए मार दिया जाता है। और मगरमच्छ का चमड़ा जो मतलब खाल बहुत मोटा होता है ना, इसलिए मगरमच्छ को, सांप को और शेर को, इस सबको खाल के लिए शिकार कर लिया जाता है, मतलब मार दिया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलो एक और हम लोग पढ़े थे कि कस्तूरी हिरण को, अभी जस्ट बोले ना कि कस्तूरी मृग को सेंट के लिए, हम लोग मतलब इत्र के लिए, है ना? तो वही है कि इत्र सुगंधित वस्तु है ना, तो इस कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। ठीक है, जानवरों को मारने वाले लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? शिकारी कहते हैं। बच्चे में एक कहानी पढ़ोगे कि शिकारी आया, जाल बिछाया, उसमें दाना डाला, कबूतर आया, फंस गया और शिकारी लेकर चल गया। तो वही बात है, शिकारी मतलब क्या हुआ कि जो किसी जंतु का शिकार करता है, बात समझ में आ गया? जो किसी जंतु को मारने का काम करता है उसे हम लोग शिकारी कहते हैं। तो जानवरों को मारने वाले लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? जानवरों को मारने वाले लोगों को हम लोग शिकारी कहते हैं। जानवरों को मारने वाले लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? शिकारी कहते हैं। बात समझ में आया? चलो, तो ये था जानवरों का शिकार। अब हम लोग अगले पॉइंट में क्या पढ़ते हैं देखते हैं।